तो हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पोजीशन कैसे मिलता है सेंटर ऑफ मास का। तो सर RCM वेक्टर इज गिवन बाय समीशन या m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास, राइट। Yes, sir. दैट इज सॉरी दिस मीन्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ये 1/m तो कांस्टेंट है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 कांस्टेंट, r1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा m1 v1 वेक्टर, m2 कांस्टेंट, r2 का डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। यस और नो। और Yes. सिंपल भाषा में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं कैसे लिख Sir, सकता the हूँ, screen busy हो गया सर. ऐसे मत करोगे। आधी क्लास टाइम हमारी स्क्रीन इजी हो गया इसी में चला जा रहा है इतने दिनों से, ये उसको मेरा हो जाता टाइम पास। नहीं सर, आप हो गया, ठीक हो गया. तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन mi vi वेक्टर अपॉन समेशन mi। समझ में आई बात। Yes, sir. इसको सेम प्रोसेस वापस लेके जाएंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। Yes. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा सर, समेशन mi ai वेक्टर अपॉन समेशन mi। ओके, देखो एक और फॉर्मूला है जो जनरली बुक्स में नहीं लिखते, भगवान जाने क्यों नहीं लिखते, पर वो डायरेक्टली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या होता है, समेशन mi si वेक्टर अपॉन समेशन mi। कोई दिक्कत? No. कॉपी कर लो। अच्छा, एक चीज और देख लो, यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकली। अगर मैं इसको टोटल मास, अगर इस वाले टोटल मास को LHS में ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस मीन्स कि टोटल मास कैपिटल M into velocity of center of mass is equal to summation pi वेक्टर, p मतलब मोमेंटम, No, sir. इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज सिंपली टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कि नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो बात को। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ये बाकी के कॉन्सेप्ट हुए। आपको आप सेंटर ऑफ मास का अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप नेट फोर्स निकाल सकते हो, या नेट फोर्स पता है तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहाँ किस पॉइंट के लिए लगाते हो, सेंटर मास के लिए लगाते हो, बताया था ना। Yes. यही तो है वो पॉइंट, यही इक्वेशन तो आई वहां से, राइट। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लग जाएगा सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी लग जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ओके बेटा। Yes. Yes, sir. ये आपके सेंटर ऑफ मास के सबसे, बाकी के जितने मेजरली जो भी सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशन है सारे यहाँ पे लिखे। और भी कुछ और भी एप्लीकेशन है ऑफ कोर्स, बट मेजर एप्लीकेशन यहाँ आपके इस स्क्रीन पे लिखे। ठीक है, अभी तक क्या देखा था, सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, अब क्या देख रहे हैं कि भैया समझ रहे हो बात को, Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का यूज कैसे करें। तो पहले हम लोग मतलब सेंटर ऑफ मास का काइनेमेटिक्स पर, अभी उसका डायनेमिक्स. अभी तक तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखते थे, सेंटर ऑफ मास होता कहाँ पर है किसी भी सिस्टम का। ठीक है, अब तो हम लोग प्रॉपरली पढ़ाई शुरू कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। Yes.
होगा सर। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। हमने एक बहुत ही जो काम का फॉर्मूला देखा पिछले पेज पे, क्या है? नेट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा काम का फॉर्मूला क्या था? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? हाँ, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि इट मींस कि इफ नेट फोर्स on a system is zero, if net force on a system is zero, this acceleration of center of mass is going to be zero, right? Yes sir. यस सर। Which means velocity of center of mass is also going to be constant, which means mass into velocity of center of mass is going to be constant, which means momentum is going to be constant, right? Yes. So if net force is equal to zero, momentum remains constant. ये क्या हो गया? This is law of conservation of momentum, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्योंकि नेट इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो होता है, पहले जानते हैं हम लोग, है ना? Yes sir. तो नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? हमेशा ही नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हमारे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया यूजिंग सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा सोचना आसान पड़ता है, ठीक है? कॉपी कर लो। अब ध्यान दीजिएगा, इन इक्वेशंस को ना मैं थोड़ा सा इनके कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? Px is equal to mass into velocity of center of mass along x direction. Py is equal to, समझ गए बात को? Yes sir. और ये भी लिख सकता हूँ कि Fx net Fx is equal to mass into acceleration of center of mass along x direction. ठीक है? Similarly Fy is equal to and Fz is equal to भी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? Yes. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. आ गया. इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर x डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो, तो x डायरेक्शन की सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर x डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट है, राइट? Yes sir. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंपोनेंट फॉर्म में भी अप्लाई होता है ना? Yes. चलो आगे बढ़े। Yes sir. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक प्लैंक है जो कि एक फ्रिक्शनलेस आइस के सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं। इस प्लैंक के ऊपर एक लड़का खड़ा है, ठीक है? प्लैंक का मास कैपिटल एम है, लड़के का मास स्मॉल एम है, ठीक है? आपका क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक if boy jumps to right with velocity u with respect to plank.
ठीक है। हुआ? सर माइनस यू। नहीं, देखो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या v प्लस यू होगी? यस और नो? बोलो। तो मैं क्या बोलूंगा, नो एक्सटर्नल सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ पे, नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग, इधर x ले लिया इधर y ले लिया, x डायरेक्शन, यस और नो? Which means momentum along x direction is constant, right? Which means m into v plus u plus capital M into v equals to 0. That means v is equal to minus mu upon capital M plus small m. समझ में आया? माइनस का मतलब ऑब्वियसली लड़का अगर इधर कूदेगा तो प्लैंक लेफ्ट में जाएगा ना। मैंने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग में लगाना पड़े, सारी वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली, ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव है। ठीक है, बढ़ो आगे। अब देखो ये प्लैंक से लड़का कूद रहा है, कभी आपके ठेले से हीरो कूद जाएगा, कभी मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट कूद जाएगा, तो सेम तरीका है कि नहीं है ना? बढ़ते हैं आगे। अब एक और थ्योरी देखो कि अगर नेट फोर्स 0 है देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इतना मालूम, राइट? देयरफॉर अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है देन किस केस में? इस केस का सब केस है, ओके? Then velocity of center of mass will always be 0. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली ना, अगर एक बार 0 तो हमेशा 0 रहेगी, राइट? दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, राइट? तो कंडीशन क्या है? ये दोनों मिलकर कंडीशन बन, नेट फोर्स भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो इसका एग्जांपल देखते हैं।
ये हमारे पास आइस के ऊपर एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिख नहीं रहा है, म्यू आपका 0, इसका मास कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। काम करता हूँ, म्यू 0 साइड में, नो फ्रिक्शन, ठीक है। बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इफ द बॉय वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ प्लैंक। हम्म, हुआ। देखो भाई क्या होगा, ये लड़का यहां से यहां वॉक करेगा तो प्लैंक थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना, राइट, राइट या रॉन्ग? फ्रिक्शन तो नहीं। कोई फ्रिक्शन है नहीं। अगर लड़का इधर चलेगा तो लड़के के ऊपर फोर्स, प्लैंक ने लड़के के ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगाया। बेटा आपका माइक ऑफ करिए, आपका माइक से पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ, लड़का अगर लेफ्ट में जाएगा तो लड़के, क्योंकि इनिशियली लड़का रेस्ट पे था, इसके ऊपर लेफ्ट साइड में प्लैंक ने फोर्स लगाया, मतलब इसने प्लैंक पे राइट में फोर्स लगाया, तो प्लैंक राइट में जाएगा, हाँ या ना? यस सर। सो मैंने बोला कि अच्छा प्लैंक का लेंथ नहीं दिया, सॉरी मेरी गलती, प्लैंक का लेंथ है, सॉरी। अब सॉल्व करो, सॉरी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिनव आपका माइक पूरा बर्बाद हो चुका है, कोई आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, पता नहीं पीछे से लग रहा है कि झिंगुर बोल रहा है, मत बोलिए। सर फोर्स तो फिर अप्लाई कर रहा है ना? हाँ फोर्स तो अप्लाई कर रहा है कौन लगा रहा तो लड़का प्लैंक के ऊपर। है? एक्सटर्नल नहीं है ना, मैं प्लैंक प्लस बॉय सिस्टम, ठीक है। हाँ तो उन दोनों में। तो जो भी फोर्स है इंटरनल हो गया, हाँ राइट? तो ठीक। सॉरी मैं जल्दबाजी में लिखा नहीं मैंने। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0, राइट? तो जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान लेते हैं उसको मैंने मान लिया कि ये प्लैंक जो है उधर डिस्प्लेस हो गया बाय डिस्टेंस x,
तो जो मैं अगली इक्वेशन लिख रहा हूँ मुझे बताइएगा सही लिखी कि गलत लिखी। माइनस एम एल प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, सही है कि गलत है? आप बोलोगे सर ये कैसा आया? अच्छा भाई ठीक है, अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू 0, सही है कि गलत है? बोलो। यस सर गलत। तो ये तो कांस्टेंट उधर चला जाएगा, पिछले वाली भी सही थी, राइट है ना? यस नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये प्लैंक आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया है x, तो लड़के का डिस्प्लेसमेंट दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना हुआ? सिर्फ l माइनस एक्स हुआ ना। यस इसलिए क्या लिखेंगे, अगर मैं इधर प्लस ले लेता हूँ इधर माइनस ले लेता हूँ, तो m टाइम्स माइनस l माइनस एक्स ये होगा ना, प्लस कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आप जो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू स्मॉल m l अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ में आई बात? ठीक है। तो जो फिजिकल सिचुएशन है उसको ठीक से एनालाइज करके डायग्राम बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ में आ रहा है क्यों डायग्राम बनाना जरूरी होता है? यस इक्वेशन सिमिलर ऐसा सॉल्व करोगे आप लोग? कॉपी हो गया ना? यस सर कॉपी हो गया। अगला एग्जाम्पल, चलो फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, नो फ्रिक्शन, प्लैंक का मास है कैपिटल M, एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं और बड़े दिनों बाद मिले थे तो हक करते हैं अपने आप को एक दूसरे को सेंटर, ठीक है। तो क्या होगा, इफ m1 and m2 meet each other at the center of plank, find the displacement of plank। निकालिए फटाफट। सर इसका तो 0 होगा। क्या बेटा, m1 m2 इक्वल नहीं है, अनइक्वल मासेस है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है।
कॉपी हो गया? यस सर। कैसे करेंगे? सॉल्व हो गया, मतलब कॉपी हो गया बोल रहा हूँ। चलो भाई देखो, हम बोलेंगे लेट से इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता है x। अच्छा, इसकी लेंथ l दे रखी है, मैंने लिखा नहीं फिर से, लेकिन आपको अज्यूम करना चाहिए क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? l/2 माइनस x पीछे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा l/2 प्लस x आगे की तरफ, है ना? यस सो तो ये वाला हम लोग सेंटर से क्यों ले रहे हैं? क्या इस कंडीशन में सेंटर से डिस्कशन क्यों ले रहे हैं? बेटा देखो, बात ये है, सेंटर से कहाँ ले रहे हैं? मैंने बोला कि तो इन्वर्टिंग है ना? कुछ सुन तो लो यार। अगर ये आगे एक्स डिस्टेंस गया प्लैंक, तो सेंटर भी एक्स डिस्टेंस आगे गया, हाँ या ना? हाँ और सर। क्वेश्चन में लिखा है दे मीट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ प्लैंक। तो सेंटर ऑफ प्लैंक तो यहाँ है, इससे कितना दूर हो गया? l/2 प्लस एक्स, इससे कितना हो गया? l/2 माइनस एक्स, है ना? हाँ सर। सो अब क्या लिखेंगे? मैंने आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस ले लिया। m1 इंटू l/2 प्लस एक्स माइनस m2 इंटू l/2 माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, राइट? विच मीन्स m1 माइनस m2 इंटू l/2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस m1 प्लस प्लस m1 माइनस माइनस ऑफ कैपिटल M माइनस m1 माइनस m2 टाइम्स x, विच मीन्स x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ले आते हैं, सर ये प्लस प्लस आएगा ना सर, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ, ये माइनस इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 इंटू l/2 अपॉन कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2, ओके? कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सेकंड वाला पर्सन जब आगे जा रहा है तो फिर प्लान की पीछे नहीं जाएगा? देखो, अब ये m2 और m1 में डिपेंड करता है ना। क्या बोला? अगर m2 बड़ा है m1 से तो x पॉजिटिव होगा, और m2 छोटा है m1 से तो x नेगेटिव होगा। समझ रहे बात? यही ने कहा इसने, क्योंकि किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? जिसका मास बड़ा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना? यस सर। चलो अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? ऑल इट मीन्स इज g वेक्टर इज कांस्टेंट, ओके? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ मेरा मान लेते हैं मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 वाला लेवल ले लिया, और यहाँ पे एक रैंडम शिप का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है? मैंने इधर एक्स एक्सिस ले लिया है, इधर वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है? तो अगर मैं इसके ऊपर कोई भी छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करता हूँ dm मास का, तो इसकी हाइट अगर y है तो मैं इस छोटे से dm का छोटा सा du क्या लिखूंगा? dm g y, है ना? राइट? यस सर। दैट मीन्स
u इज इक्वल टू g टाइम्स इंटीग्रेशन dm y, राइट? अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे टोटल मास m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया, m इंटू जी इंटू वाई सेंटर ऑफ मास, आया ना? और mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट, राइट? mg h में h की जगह क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास लिखोगे। लेकिन इस ये आने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये g कांस्टेंट होना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन के बाहर आ पाए, आया ना? यहां से यहां तभी जाएगा इफ g इज कांस्टेंट। अगर g कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन हम लिख ही नहीं सकते। लिख सकते हैं क्या? बढ़े आगे। सर एक बात बोलिए, तो जी को कांस्टेंट ही होना चाहिए। बेटा g जरूरी नहीं, अगर मैं अर्थ से बहुत दूर चला जाऊं तो मैं बताऊं, मैं अर्थ के ही बोलूंगा। इन जनरल ये होता है, इसलिए तुम ये फॉर्मूला पढ़ रहे नहीं तो क्यों पढ़ते, है ना? मैं सर हम आज तो स्लाइड एक में ले लो। तो गया? चलो ये सर एक सर वहाँ पे ग्राफ में सर क्या बना सर, वाई एक्सिस की? बेटा मैंने बोला इधर y एक्सिस और x एक्सिस है, किसी भी dm मास का हाइट y है तो इसका du कितना हो जाएगा, dm इंटू जी इंटू वाई, चेंज था ना? तो बेसिकली मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करोगे तो ycm आ जाएगा। ycm क्या है, बेसिकली हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? बढ़ो आगे। एक एग्जांपल, देखो बड़ा ही सिंपल सा काम होने जा रहा है, मतलब मुझे लग रहा है इस चैप्टर हम लोग कर लेंगे 3 साढ़े 3 क्लास में खत्म कर लेंगे वाला चैप्टर, ठीक है? बढ़ो आगे। मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये एक क्यूब है और ये एक कोन है, तीनों की हाइट इक्वल है। एक काम करते हैं, क्यूब को हटा देते हैं, उसकी जगह एक हेमिस्फीयर डाल देते हैं। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है? इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है और इसकी हाइट 2r है। ओके बेटा, समझ में आया? बेसिकली इसका जो डायमीटर है, तीनों का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है सेम हाइट। समझ में आई बात? इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3। अरेंज 1, 2, 3 इन असेंडिंग, ये हॉलो है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है? ट्राई करिए। चीनी भी है। सर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर इज गोइंग टू बी एट द सेंटर, यस और नो? उसकी हाइट कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की? r, राइट? तो u1 कितना हो जाएगा सर? अच्छा तीनों का मास इक्वल है, बताना भूल गया, तीनों का मास इक्वल है, m u1 कितना हो जाएगा सर? mgr होगा, यस और नो?
U2 कितना होगा बताइए तो। अच्छा ये आपका हॉलो कोन है, ठीक है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो कोन। U2 कितना होगा? हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? रेडियस बाय 2 मतलब 2r/2 पे Yes. mg into height of center of mass is 2r/2, that is r। लेकिन U3 कितना होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? H/3. h/3 पे आता है, मतलब 2r/3 पे आएगा ना। Yes. सो U3 हो जाएगा mg into 2r/3, राइट। सो क्लियरली U3 is less than U1 which is equal to U। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, है ना। Correct, sir. इजी के डिफिकल्ट? Easy. इजी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल ऑब्लिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात नहीं करें। हमें ये पता है कि जो एक तो शॉर्ट मेथड ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और एक लॉन्ग मेथड है जो पूरा एनालिटिकल, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड दोनों ही अच्छे हैं। फोर्स कितना होगा? जो नेट फोर्स लगेगा अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा सर? मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ही रहेगा, चाहे दुनिया को जो करे, आया ना, Yes. राइट। तो अगर सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है तो सीधी सी बात है जो नेट फोर्स होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मास इनटू ओमेगा स्क्वायर RCM वेक्टर, या कहना चाहिए माइनस m ओमेगा स्क्वायर RCM वेक्टर, राइट। जहां RCM क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, राइट। Yes, sir. या फिर आप इसको m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाय r भी बना सकते हैं, राइट। Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये कोई नया एप्लीकेशन है कि पुराना एप्लीकेशन कोई स्पेशल केस है? पुराने application को specific. तो थोड़ा लंबा मेथड, प्रॉपर मेथड जो जनरली बुक्स में दे रखा होता है, भगवान जाने ये वाला फॉलो क्यों नहीं करते वो लोग। लॉन्ग मेथड क्या है भाई? इसी चीज को बेसिकली प्रूव करेंगे और क्या। लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ओके बेटा, समझ में आया? Okay, sir. तो इसमें अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ dm, जिसका ये कोऑर्डिनेट है r वेक्टर, तो मैं क्या बोलूँगा? ये अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसकी घूमने की, मैं बोलूँगा कि जो df लगेगा दैट विल बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r, राइट। और f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू dm r का इंटीग्रेशन, क्योंकि ओमेगा सबका सेम है, राइट। सब लोग एक साथ एक टाइम पे इक्वल टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करेंगे ना, सारे पार्टिकल्स, सबका ओमेगा सेम।
that is minus omega square into integration dm r upon integration dm into m that is equal to minus m omega square r cm. कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए बड़े काम का फॉर्मूला ये वाला, ध्यान रखेंगे। मेरे को तो अभी भी ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाला ठीक। हाँ बेटा, सर एक्सीलरेशन को तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर ही लिखते हैं, तो सर नेगेटिव कब लगा और कब नहीं लगा सर? बेटा ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर होता है, तो आपके हमेशा आर के अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना, इसलिए हमेशा माइनस ओमेगा माइनस एक्सेलरेशन हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। सेंटर की तरफ है तो आर के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। आगे बढ़ूं? आसान है कि इजी है? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड इस पॉइंट पे हिंज्ड है और इस पॉइंट के अबाउट इसको गोल गोल घुमाया जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रॉड का मास है m, लेंथ है l। पूछा गया है फोर्स बाय हिंज ऑन रॉड। ग्रेविटी को इग्नोर कर दो या मान लो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। इसके घूमने का जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। सॉल्व करें? देखो शॉर्ट आंसर तो सीधे लिख देंगे क्या कि भैया इस रॉड के ऊपर जो भी फोर्स लगा रहे हैं हिंज ही लगा रहा है, और तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, है ना। तो हिंज ने जो भी फोर्स लगाया, थोड़ा Fx हो सकता है, थोड़ा Fy हो सकता है। हिंज किधर फोर्स लगाता है हमें मालूम नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? तो थोड़ा Fx मान लिया, थोड़ा Fy मान लिया, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो घूम रहा है सर्कल में। इसका लेंथ रेडियस कितना है l/2, राइट। इसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर। तो जो भी नेट फोर्स होगा Fx जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और Fy तो जीरो होने वाला है क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। Therefore net force is equal to Fx is equal to mass into acceleration of center of mass is simply omega square l/2। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन Fx का इधर ले रही है, इसलिए मैं उसको उल्टा नहीं कर सकता। माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। बेसिकली आप ऐसा समझ लो मैंने इधर प्लस ले लिया है, इधर x ले लिया है और इधर y ले लिया है ना। कोई दिक्कत? या फिर इसका जो सॉल्यूशन जनरली दे रखा होता है बुक्स में जबरदस्ती का, वो क्या है, हालांकि वो भी खराब नहीं, वो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है वो मेथड, कि हम लोग पार्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। हम लोग बोलेंगे मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया और मैंने एक dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया।
इसका मास है dm, that is lambda into dx, right? Now this particle is performing centripetal force, circular motion, right? With angular velocity omega, है ना बेटा? Yes, sir. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। उस डीएम के ऊपर दो फोर्स लगेंगे। क्या क्या फोर्स लगेगा? एक तो सर फोर्स लगेगा यहां का और एक फोर्स लगेगा यहां का, है ना? Yes, sir. यहां का मान लेता हूं एक्स पे फोर्स मान लेता हूं टी, और एक्स प्लस डी एक्स फोर्स मान लेता हूं टी प्लस डी टी, राइट? ठीक है, सेंटर यहां है तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना होगा? टी माइनस टी प्लस डी टी, है ना? Yes. तो टी माइनस टी प्लस डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स माइनस डी टी इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट? Yes. सर ये टी और टी प्लस डी टी समझ में नहीं आया सर। बेटा यहां का टेंशन और यहां का टेंशन इक्वल होना जरूरी है क्या? डीएम मास के लेफ्ट का टेंशन अलग है, राइट का टेंशन अलग है, उसका डिफरेंस तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, सो माइनस डी या कहना चाहिए डी टी इज इक्वल टू माइनस, राइट? अभी माइनस साइन का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप उधर जाओगे वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज होता रहेगा, राइट? Yes. सो दिस मीन्स इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन, है? बोलो कहां से कहां तक? यस सर। अगर मैं x को 0 मानता हूं, यहां का टेंशन मुझे निकालना है t नॉट, यही तो फोर्स है ना जो आपका हिंज लगा रहा है, राइट? x इक्वल टू 0 पे जो फोर्स लग रहा है, जो टेंशन है, वही फोर्स तो हिंज लगा रहा है, राइट? Yes. और जब x की वैल्यू l हो जाएगी, यहां पर ये तो फ्री एंड है, ये वाला पॉइंट टेंशन फोर्स लगाया किस पे? हवा पे। तो x की वैल्यू जब l हो जाएगी तो वहां पे टेंशन हमेशा क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, राइट? क्योंकि ये वाला पॉइंट टेंशन फोर्स लगाएगा कहां पे? किस चीज पे लगाएगा? फ्री एंड पे हमेशा टेंशन 0 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दैट मीन्स माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2। माइनस माइनस चला गया, लैम्डा एल को m कर देंगे तो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2। माइनस माइनस चला जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2। समझ में आई बात? आया कि नहीं आया? सेम आंसर। सर ये लिमिट और एक बार बोल दीजिए ना। देखो x इज इक्वल टू 0 तो हमारा हिंज है ना? यस सर। वहां का टेंशन वही होगा जो हिंज फोर्स लगाएगा, राइट? यस सर। तो 0 पे तो टेंशन टी नॉट जो मुझे निकालना है वही है, राइट? x इज इक्वल टू एल पर जो फ्री एंड है, यहां पर अगर रॉड में टेंशन है तो वो टेंशन फोर्स रॉड लगा किस पे रहा है? कोई है ही नहीं लगाने वाला। यहाँ पे थोड़ा ना कोई हिंज है या कोई और ब्लॉक लगा हुआ है या बक्सा लगा हुआ है या बॉब लगा हुआ, कुछ है क्या? नो सर। तो यहाँ पर मान लो मैंने मूल्य एक यहाँ बॉब लगा हुआ जिसका मास 0 है, तो यहाँ का टेंशन क्या कर रहा है? 0 ओमेगा स्क्वायर आर इसका, राइट? यस सर। लेकिन मास तो 0 है ना यहाँ पे, तो फोर्स कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो x इज इक्वल टू एल पर टेंशन 0 होने वाला है, ठीक है बेटा? हमेशा फ्री एंड पे टेंशन 0 होता है, फ्री एंड, ठीक है? समझ में आया सबको? Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो गया, है ना? सर हाँ बेटा। सर वो येलो में आप जो लिखा है ना सर, सर एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 क्यों लिखा सर? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। Fy is equal to mass into acceleration of center of mass along y direction, which is 0. Okay? ओके सर। तो यहाँ पे दोनों माइनस कैंसिल कर दिए
लास्ट में आएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बढ़ू आगे। यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं फिर। एग्जाम्पल लिखेंगे, अ रॉड ऑफ लेंथ L and mass capital M is rotating about a hinge at one of its end। ठीक है, जो पिछला सिचुएशन तो वैसा ही है ना, with angular velocity omega। ठीक है, now the question is find the tension in rod at a distance 2l/3 from hinge। सॉल्व करिए। सर आपका वीडियो बार बार पॉज हो रहा है। देखो अभी ठीक है, मैंने बोला लेट्स से ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्वेश्चन में जो दे रखा डायग्राम यहाँ बना लिया। मैंने बोला इस टुकड़े को 1 बोल देता हूँ, इस टुकड़े को 2 बोल देता हूँ। तो टुकड़ा नंबर 1 का मास निकाल लिया 2m/3, टुकड़ा नंबर 2 का मास निकाल लिया m/3। अब मैंने ये सेकंड टुकड़े को कंसीडर किया, m2 को कंसीडर किया। तो m2 के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, यहाँ का टेंशन T लग रहा है और तो कोई फोर्स ही नहीं है, जो यही टेंशन T निकालना है ना। इस टुकड़े नंबर 2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, राइट, यहाँ सेंटर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये RCM कितना है, RCM कितना बताइए, 2l/3 प्लस l/3 का आधा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5l/6, है ना। देयरफॉर और सेंटर की तरफ यही फोर्स लग रहा है और तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो टेंशन T कितना हो जाएगा, m2 ओमेगा स्क्वायर 5l/6 दैट इज इक्वल टू m/3 ओमेगा स्क्वायर 5l/6 दैट इज इक्वल टू 5m ओमेगा स्क्वायर l/18। कोई दिक्कत, ठीक है। सो यहाँ का टेंशन हमें मिल गया, राइट।
समझ में आया कि नहीं? यस चलो नेक्स्ट बढ़ू आगे। सर, एक मिनट। ये ठीक से लिख नहीं रहा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है? ये 6 है, ये 18 है, 3 बार बोल दिया है, याद रखना, कॉपी करते हो। ये 6 है, ये 18 है। यस सर। हो गया? यस सर। चलो फिर हमारा अगला टॉपिक है रिकॉइल वेलोसिटी। बच्चों ने पढ़ा था रिकॉइल वेलोसिटी? यस सर। आपको सब गलत तरीके से पढ़ाया गया था, ठीक है? यस सर। देखो ये हमारी गन है, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, बस बना दिया मैंने गन जैसा मर्जी है। ठीक है? इस गन का मास है कैपिटल एम। ओके, दिस कैपिटल एम मास इज इंक्लूडिंग बुलेट्स। इससे बुलेट फायर किया गया, बुलेट का मास है स्मॉल, ठीक है? तो आपको बोला गया है कि मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू स्मॉल एम, so is equal to u. Find the recoil velocity of gun. ठीक है? तो आप लोगों को क्या सिखाया गया था कि सर ऐसे कर दीजिए आप, स्मॉल m इंटू यू माइनस कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू एम यू बाय कैपिटल M। ये सिखाया गया था ना? यस देखो यस सर। ये क्या गलत तरीके से सही आंसर आ गया। सही सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, आफ्टर फायरिंग क्या होगा, ये जो गन है इसका मास कितना हो गया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो गया, यस और नो? इसकी वेलोसिटी मान लेते पीछे की तरफ v है, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, u नहीं है बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी है u माइनस v। समझ में आया? क्योंकि आपको मजल वेलोसिटी दी गई है, मतलब कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन दी गई है। समझ में आई बात? एक तो बुलेट का यहाँ क्या किया, पहले तो गन का मास गलत लिखा, फिर बुलेट की वेलोसिटी गलत लिखी, और किस्मत से दोनों कैंसिल होकर आंसर सेम आ जाएगा। क्या लिखेंगे? मैंने अगर आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस रखा तो m इंटू यू माइनस वी माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू v इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सॉल्व करोगे तो फिर से आ जाएगा v इज इक्वल टू
एम यू बाय कैपिटल एम, वो किस्मत है हमारी, ठीक है, समझ में आया? कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। हो गया? अब देखो क्वेश्चन जबरदस्ती बना सकते हैं क्या कि भैया ये एम गन का मास नहीं है, बल्कि जो आदमी इस गन को होल्ड करके रखा है उस आदमी प्लस गन का मास हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, तो वही आप अज्यूम कर लो कि वही क्वेश्चन, ठीक है, और नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके बेटा, चलो फिर अगला एग्जांपल क्या है? इन प्रीवियस क्वेश्चन find the velocity of gun after firing second bullet, ठीक है, सॉल्व करूं? तो देखो, आफ्टर फायरिंग फर्स्ट बुलेट क्या हो रहा है? आपका जो गन है उसका मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो चुका है और उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ v1 हो चुकी है। कोई दिक्कत है? v1 की वैल्यू अपन निकाल चुके पिछले केस में, अलग बात है, पिछले पेज में वो अलग बात है, v1 हो चुकी, राइट? एंड आफ्टर फायरिंग सेकंड बुलेट क्या होगा? जो गन है उसका मास कितना हो जाएगा? कैपिटल एम माइनस 2m, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ मैं मान लेता हूं v2, साथ में एक बुलेट होगी मास स्मॉल m की। देखो पहली वाली बुलेट जा रही है इस केस में भी, है ना, लेकिन एक बार वो निकल गई, उसको हमारे नए सिस्टम में थोड़ा फर्स्ट बुलेट है, इसलिए उसको इग्नोर करके बैठा। ओके बेटा, नाउ इसका मास कितना है? स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए तो? u होगी, हाँ है ना? नहीं भाई, u माइनस v2 होगा ना यार, गन के रिस्पेक्ट में u है ना, तो इसकी वेलोसिटी में u ऐड करोगे तो माइनस v2 प्लस u। समझ में आई बात? पिछले केस में क्या किया था? माइनस v प्लस u, तो u माइनस v आया था, राइट? यही तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मजल वेलोसिटी का। सो अब मेरे को यहां का मोमेंटम और यहां का मोमेंटम इक्वेट करना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर m इंटू यू माइनस v2 माइनस कैपिटल M माइनस 2m इंटू v2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू v1, राइट? Which means mu is equal to, mu minus capital M v2 plus 2m v2 minus m v2 is equal to minus capital M minus small m v1, है ना? Which means इसको मेरे को v2 निकालना है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या आ जाएगा ये?
अच्छा, इसको RHS में ले जाके क्या हो गया, एम यू माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम वी, एम यू प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू V1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एम माइनस स्मॉल एम इंटू V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्वांटिटी RHS में जाके आया ना, विच मीन्स आपका V2 क्या आ जाएगा, जरा इस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम को बदल के जाइए, तो V1 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, प्लस एम यू अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल, राइट, है ना। समझ में आया कि नहीं। देखो यार, ये आंसर मैं 1 सेकंड में याद कर सकता हूँ, ये एटलीस्ट आंसर देखने का मुझे चमक रहा है कि यार इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, तुरंत सॉल्व हो जाता उससे, अगर मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो। मैंने बोला कि यार जब गन इनिशियली रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी कितनी है, एम यू अपॉन इनिशियल मास, है ना, है ना। तो अगर इस केस में भी गन इनिशियली रेस्ट पर होती तो मेरा आंसर क्या आता, एम यू अपॉन इनिशियल मास कैपिटल माइनस स्मॉल है ना। तो वही तो है, एम यू अपॉन कैपिटल माइनस स्मॉल तो आ ही रहा है, राइट। ये V1 क्यों आ रहा है पीछे की तरफ, एक काम करो अपना एक रेफरेंस फ्रेम लगा लो जो पीछे जा रहा है वेलोसिटी V1 से, ये रेफरेंस फ्रेम, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी हो गई पीछे की तरफ, एम यू अपॉन कैपिटल माइनस स्मॉल एम, तो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में V1 ऐड कर दोगे तो V1 प्लस एम यू अपॉन कैपिटल माइनस स्मॉल एम, आया कि नहीं आया। थर्ड बुलेट फायर करने के बाद क्या हो जाएगा वेलोसिटी बताऊं, थर्ड बुलेट फायर करने के बाद आ जाएगा V3 इज इक्वल टू V2 प्लस एम यू अपॉन कैपिटल एम माइनस 2m। बेसिकली आपका एन बुलेट फायर करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बता देते हैं सर, ये हो जाएगा एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस एम यू अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम प्लस एम यू अपॉन कैपिटल एम माइनस 2 स्मॉल एम एंड सो ऑन, कब तक, एम यू अपॉन कैपिटल एम माइनस एन एम। समझ में आई बात। हाँ हाँ वही किया है बेटा, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है एंड सो ऑन, राइट। जो आपने बोला वही किया, वो मैंने पूरा सीरीज लिख दिया इसका, ये बेसिकली एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम है, राइट, हार्मोनिक सीरीज है, राइट। कॉपी हो गया, पिछला वाला पेज कॉपी हो गया था पहले, पक्का नहीं बना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है।
सर हो गया? बढ़े आगे। तो देखो अभी तक तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे कर रहे हैं, बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा रहा है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। A projectile is fired with velocity u at angle theta with horizontal on a horizontal surface. ठीक है? Now at the topmost point, the projectile explodes into two equal pieces. ठीक है? If one part comes to rest just after explosion, how far from the point of projection will the other part land? सर हाँ बेटा, सर वो दोनों पार्ट इक्वल मास के कोई अलग अलग कैसे? सॉल्व करिए।
ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है, हालांकि क्वेश्चन का मेन पार्ट सॉल्व नहीं किया मैंने अभी तक, पर बाकी जो एकदम वो वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट तो मैंने बता दिया यहाँ पे, है ना। अब देखो मेन पार्ट यहाँ है, जस्ट बिफोर कोलिजन, येलो से लिखता हूँ, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, राइट, एक्सप्लोजन है, कोलिजन नहीं। क्या हो रहा होगा, m मास का पार्टिकल जा रहा होगा वेलोसिटी u से, एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा बताइए, m/2 का एक पार्टिकल रुक गया और m/2 के दूसरे पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई लेट्स से v2। सो क्योंकि y डायरेक्शन में तो कोई हुआ ही नहीं है, पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, ये भी पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे, जो भी हुआ x डायरेक्शन में, राइट। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ mu is equal to m/2 into v2, that means v2 is equal to 2u, right, है ना। Now if I substitute this here, I will get this is equal to r/2 plus v2 को जैसे मैं 2u डालूंगा 2 कैंसिल हो जाएगा, v2 into बेसिकली u into इनफैक्ट ux था ये, राइट, गलत लिख दिया मैंने, ये ux था, राइट, है ना। आपको उस पॉइंट पे तो वेलोसिटी ux रहेगी, u थोड़ा रहेगी, सो ux into t हो जाएगा ये rx plus r, that is equal to 3r/2. Now we already know the formula for r, u square sin 2 theta by g, so that is equal to 3/2 times u square sin 2 theta by g, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है, किसी को कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, फिर हो गया था, हो गया, बढ़ो आगे। सर अगर वही तो दोनों मास एक्सप्लोड करके अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता तो फिर तो हमको क्या करना, हमको तो इसकी वेलोसिटी पता थी इसलिए दूसरी की निकल गई, राइट। किसी एक की वेलोसिटी पता होगी दूसरे की निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, सीधी बात। या हमें कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये वाला मास लौट गया यहाँ पे, तो बताओ ये वाला मास कहाँ जाएगा। देखो भाई बात समझो, अगर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, ये तो हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन से किया, सेंटर ऑफ मास देखिए ऐसे चुटकी बन गया, चुटकी, क्योंकि y डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये y डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ, अगर y डायरेक्शन में कुछ होगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीके से। इस क्वेश्चन में y डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए दूसरा मेथड भी काम करता है। क्यों, y डायरेक्शन में अगर कुछ होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, एक पार्टिकल जमीन में पहले पहुंच जाएगा, दूसरा पार्टिकल जमीन पर लेट से पहुंचेगा, राइट, है ना। उस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट थे, जो मैं एक कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, जिसका जो मैंने आपको बताया नहीं, कि सर यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल लग रहा था कि नहीं लग रहा था। यस, फिर मैंने कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे लगा दिया, तो दोनों का एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है। तो क्या फोर्स तो है ना, फोर्स नहीं होता तब ना कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है। सर आप तो बोले थे ग्रेविटेशन वाला तो कांस्टेंट है। बेटा मैंने कब गजब बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मैंने कब लिखाया, जब नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 है तब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये लिखा है ना मैंने।
यस सर। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हो सर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में थोड़ा ना उसका यूज होगा। एक तो ये एकदम सही लॉजिक दिया जा सकता है, राइट। यस अगर मान लो वाई डायरेक्शन में बोलता है कि इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से, उसको भी हम सॉल्व कर रहे होते ना, तब भी हम ग्रेविटेशन को इग्नोर कर देते। पता है क्यों? क्योंकि बेटा एक्सप्लोजन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सप्लोजन, राइट ना। एक्सप्लोजन का टाइम कितना होता है? बहुत ही छोटा, dt टाइम होता है, राइट। सर। उतने टाइम में mg की वजह से मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? mg dt which tends to 0। यस समझ में आई बात? तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट में आगे वापस पढ़ाऊंगा भी इस चीज को, पर मैं ऑलरेडी यहां यूज कर चुका हूं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में, मतलब कोलिजन का ड्यूरेशन हो गया, एक्सप्लोजन का ड्यूरेशन हो गया, ऐसे केसेस में फाइनाइट फोर्सेस की वजह से, mg एक फाइनाइट फोर्स है, राइट। फाइनाइट फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में जो चेंज आता है वो निग्लिजिबल होता है। आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सम फाइनाइट फोर्सेस, फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके बेटा? ओके सर ये और एक बार बोले। खैर आगे दोबारा डिटेल में बात करेंगे जब हम इम्पल्स पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर भी सुन लो एक बार कि फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन और एक्सप्लोजन दैट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम, ये बहुत ही छोटा टाइम, फॉर दैट स्मॉल टाइम इंटरवल the effect of finite forces like gravity can be ignored. Okay? मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन आप अप्लाई कर पाओगे इवन इफ सम एक्सटर्नल फाइनाइट फोर्सेस आर एक्टिंग, इफ द टाइम इंटरवल ऑफ द कंसिडरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट इज द केस ऑफ कोलिजन और एक्सप्लोजन। ओके बेटा? ओके सर। और भी केसेस हो सकते हैं, दो एग्जांपल है कोलिजन और एक्सप्लोजन। ठीक है बेटा? चलो, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकता था? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ, वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद भी जीरो है, इसलिए टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टिकल्स ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे, हाँ या ना? यस सर। उसी टाइम पे पहुंचेंगे जिस टाइम पर बिना एक्सप्लोजन के पार्टिकल यहां पहुंचता, हाँ या ना? तो ध्यान दीजिएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो चेंज हुआ ही नहीं है। हुआ है क्या? यस सर। क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुआ है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या? यस सर। ध्यान दीजिएगा, इवन ड्यूरिंग एक्सप्लोजन जो भी फोर्स लग रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं दोनों के बीच में, राइट। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान के चलूं तो जो भी फोर्स लग रहा है इंटरनल लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो उसकी वजह से इस ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा नहीं। इस ओवरऑल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जब एक्सप्लोजन हो भी रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? इवन फॉर दैट dt टाइम इंटरवल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? g है। ओके, समझ में आई बात? सो सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पाथ, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉल एट दिस पॉइंट ओनली, जहां पहले गिरने वाला तभी वहीं गिरेगा। ठीक है? यस सर। एक पार्ट, क्योंकि दोनों मासेस इक्वल, इसलिए मैं सीधे से सिमेट्री लगा सकता हूं। m/2 अगर r/2 इधर गिर रहा है तो अगला दूसरा m/2 r/2 इधर गिरेगा, है ना? यस सर। समझ में आई बात? एक m/2 अगर r/2 इधर गिरा है, दूसरा m/2 r/2 उधर गिरेगा, कहानी खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। इतना सा क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास से आसान पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। ठीक है, हालांकि मोमेंटम से भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, और मोमेंट आपको दोनों एनालिसिस पे इक्वल तरीके से आना चाहिए। हर एक केस सोचना समझ मतलब कब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कब नहीं लगा सकते हो, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलो फिर हमारा अगला जो टॉपिक है वो मैं अभी के लिए छुड़वा रहा हूं। मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में नहीं आएगा। आ भी सकता, मैं नहीं करो नहीं आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और वो उस चैप्टर की मेन जान है। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं, आगे जो लिखने वाला वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स
and other cases where conservation of momentum and or conservation of energy are used. ठीक है, मतलब वो वाले केसेस हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा यार यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया जाए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाए, कब कौन सा एप्लीकेबल होगा, कब कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें दोनों लगेगा, और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। ओके बेटा, ओके सर। हाउ टू डिटरमाइन कि कब कौन सा कंजर्वेशन लगाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगाई जाए, इनके जो केसेस है ना, ये मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, और मैं उसी को अभी के लिए छुड़वा रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा, कोई दिक्कत? सर टाइम बचेगा तो करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। दूसरा पार्ट जो अपन ने छोड़ रखा है वो भी लिख लो, ताकि जब आप बोलो कि सर ये पोर्शन छूटा हुआ है तो मेरे को एक साथ बता दो क्या है दूसरा पोर्शन। और ये अगर आप नहीं बताओगे तो मैं नहीं कराऊंगा, बता रहा हूँ, सिर्फ नोट कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो अपन ऑलरेडी पिछली क्लास में छोड़े थे। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज आफ्टर सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क तो किया था ना, यस सर। उसके आगे का की बॉडीज जो थी, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग छोड़ दिए थे, ये भी हमें करना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बता दिया था ना, कोन का यस सर। वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हमें सीखना है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि अगर आपने वो वाला पोर्शन, सेंटर ऑफ मास निकालने वाला पोर्शन, जो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना अगर आपने पढ़ रखा है, और मैंने इनिशियली जो सरफेस एरिया वगैरह निकालना सिखाया था, याद है? यस सर। एडवांस। हाँ, अगर उन दोनों को आप साथ में यूज कर लोगे तो आप खुद से तो नहीं कर पाओगे, मैं ये नहीं करूँगी खुद से आप सारे के सारे सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, बट अगर आप किसी बुक से सॉल्यूशन पढ़ते हो, उसका डेरिवेशन पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कराऊंगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को अभी पढ़ने की इच्छा है तो किसी बुक से पढ़ लेगा, तो और पुरानी चीजें अगर उसे आती होंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दो पोर्शन मैंने छोड़े हैं इस चैप्टर में, बाकी मैं सब कुछ करा दूंगा। ओके बेटा, ओके। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम बाकी है, मैं आगे का पोर्शन लेके जाता हूँ। हाँ बोलिए बेटा। सर अगर कल पॉसिबल हो तो सर वो डाउट क्लास आप ले सकते हैं? देखता हूँ, ठीक है, मेरा टाइम टेबल पे भी तो वो होना चाहिए कि टाइम है कि नहीं। ठीक है, देख लेता हूँ, चलो। सर क्योंकि अभी सर केमिस्ट्री क्लास क्लोज नहीं कर रहे। केमिस्ट्री क्लास सर रिकॉर्डेड, सर अभी हाइड्रोजन का सर रिकॉर्डेड देखने होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर वो एनिमेशन बनाने के टाइम है। अभी अभिनव सर ले रहे थे ना आपकी क्लास? सर अभी सर। अच्छा नहीं सर, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है अपन को, मैं देखता हूँ बेटा, मैं मेरा वो मेरी भी तो क्लासेस रहती है ना, दूसरी क्लासेस अलाउ करती है, मेरे को टाइम टेबल याद तो है नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके। वेरिएबल मास सिस्टम, ये इस चैप्टर का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ाने की कम से कम नहीं तो 10 टेक्निक्स तो मैंने देख रखे हैं अलग अलग टीचर से। ठीक है, और मैं अपनी टेक्निक से पढ़ाता हूँ क्योंकि उसी में मेरे को सबसे बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। तो शुरू करें। वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब कैसा? मास तो कांस्टेंट होता है सर, मास तो कंजर्व होता है, मास वेरिएबल कहां से आ गया? ध्यान दीजिए,
या जब मेरे को ये पहली बार टॉपिक बताया गया था तो मेरे को आइंस्टीन की इक्वेशन ऐसी इधर उधर किससे सुन रखी थी, जनरल नॉलेज टाइप, कि सर जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो मास चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का। ये पढ़ाया आपको अनिल सर ने थोड़ा बहुत? बताया था क्या? क्या बोला? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पता है आपको? आइंस्टीन ने इक्वेशन बताई थी। यस सर। Yes, sir. मतलब अगर एक कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसका मास m0 Yes, अपॉन sir. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, इस फॉर्मूले से मिलता है। यस सर। ये इस टॉपिक में हमें नहीं पढ़ना है, ओके? So ये units and dimensions में था। हाँ, बट अपन को अब इस टॉपिक में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा? ये रिलेटिविटी का पार्ट है। मैंने जब पढ़ा था इस टॉपिक को तो मुझे लगा था ये मास कांस्टेंट नहीं होता, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, मेरे पास कोई सिस्टम है, कुछ मास इसमें से लीक कर रहा होगा या इसमें ऐड हो रहा होगा, ओके? तो मतलब balloon है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस सर। इस सिस्टम में से कुछ मास निकल रहा होगा तो इस सिस्टम का मास तो वेरिएबल हो गया ना, हमको वो पढ़ना है। हमको ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से मास कंजर्व नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो सब नहीं पढ़ना है, ओके बेटा? okay, sir. वो एकदम इंटायरली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा और रिलेटिविटी में चला जाएगा, वो बिल्कुल पढ़ना नहीं, सिलेबस में नहीं। ये फॉर्मूला हल्का सा पता रहना चाहिए, जनरल नॉलेज की तरह पूछ लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसको साइंस में इंटरेस्ट है उसको ये फॉर्मूला 11th में पता चल जाता है, ठीक है? सो ये अपन को नहीं पढ़ना। इसको अगर दिमाग में ये है वेरिएबल मास सिस्टम के नाम से तो इसको भूल जाओ, ठीक है? तो क्या हो रहा है, हमें पढ़ना क्या है? हमें बोलना है कि लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है जिसका मास m है। ये मास m में से या इस मास m में कुछ मास ऐड होता जा रहा है, ठीक है? समझ में आई बात? रेट ऑफ एडिशन ऑफ मास कितना हो जाएगा बताइए तो? dm/dt होगा। Yes, sir. इसको मैं म्यू बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और हो क्या रहा है, ये मास कैपिटल M कुछ वेलोसिटी v से जा रहा होगा, इसमें ये मास ऐड हो रहा है वेलोसिटी लेट से u से, u वेलोसिटी जाता है, इसमें ऐड होता है, ओके? टेढ़ा नहीं बनाता हूं, सीधा बना लेता हूं। वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू दिस मास, ओके बेटा? कोई दिक्कत? Okay. No, sir. तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए इस मास की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस कैपिटल M से कम थी, तो जब ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी तो इस कैपिटल M की इक्वल हो जाएगी, है ना? मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो मोमेंटम के अंदर रखने के लिए कैपिटल M की वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. बस उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको मोमेंटम क्या होता है सर? सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। दैट मींस सर dp/dt क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा मास इनटू dv/dt, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है एक्सेलरेशन में, ये कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ओके? प्लस v इंटू dm/dt। ये फॉर्मूला पढ़ाते हैं लोग, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? मैं बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा। और हम लोग अभी तक क्या करते थे, dm/dt को इक्वल टू 0 करके dp/dt इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? यही करते थे ना? Yes, sir. यस सर। मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस v इनटू म्यू, या है ना? अब यहां पर मेरे को ना ये इक्वेशन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका मैं प्रॉपर इंटरप्रिटेशन बताता हूं, क्योंकि वी यू यहां पे होगा ही नहीं। ये वेलोसिटी, ये जो v है, ये आप किसकी वेलोसिटी ले रहे हो और किसके रेफरेंस फ्रेम में ले रहे हो, ये तो बताया नहीं ना। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना? यस सर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। होता है क्या है, बुक में लिख देते हैं v रिलेटिव इनटू म्यू, अब dm/dt, v रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में बताया ही नहीं। कंफ्यूजन छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया दिमाग में? Yes, sir.
तो बढ़ूं आगे कैसे सॉल्व करना है उसे? यस सर। चल सर पिछला पेज बोलिए सर। ऐसे ही 4-5 का क्वेश्चन है सर। ठीक है चलो ठीक, बट मैं कह रहा हूं जो आपका फोर्स आया एम, या चलो कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम डीवी डी टी प्लस मैं उसको म्यू इंटू यू बोलता हूं, ठीक है, ओके। या ये कहना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोलता, इनफैक्ट मैं बोलता हूं एफ माइनस या एफ प्लस म्यू यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस म्यू ज्यादा अच्छा है वैसे। माइनस म्यू यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास वेरिएबल, म्यू क्या है? रेट एट विच, ध्यान दीजिएगा, मास इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और u क्या है? u कोई वेलोसिटी नहीं, u है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ dm, ठीक है। सर आप एफ प्लस म्यू यू कैसे लिख रहे थे सर? तो बेटा वहां पे मतलब मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बदल देता हूं तो मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? सो एफ माइनस म्यू, कहना क्या चाहता हूं मैं बेसिकली, इन दोनों को देखो क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो म्यू इंटू यू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, dm इंटू यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ dm बाई डी टी, यस सर। है ना, है ना। यस सर। यस सर। दैट मीन्स म्यू यू हो गया फोर्स ऑन dm, राइट। यस सर। तो बेसिकली जो नेट फोर्स है वो आपके टोटल मास को एक्सेलरेट करा रहा है प्लस डीएम के मास को, के मोमेंटम को चेंज कर रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो इसका एप्लीकेशन आता है आपके रॉकेट प्रोपल्शन में। आपकी अगली क्लास कितने बजे से? 6 बजे क्लास है, तो कोई बात नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास है केमिस्ट्री चाहिए अभी है ना क्लास कि नहीं है? क्योंकि मेरी क्लास तो है 6 बजे से। सर। श्योर नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता, वो आपको कोई मैसेज आया था, अनिल सर कुछ टाइप तो कर रहे थे जो आप लोगों ने पूछा था। सर बोले थे कि मतलब क्लास नहीं होगा अभी, मतलब हाइड्रोजन का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक, वैसे हाइड्रोजन के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैंने भी देखे थे, मेरे भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, ठीक है। क्या तो आप ही अपलोड करेंगे? नहीं अनिल सर, मैं कैसे अपलोड करूंगा, मैं अनिल सर के पास है, मैंने अनिल सर का रिकॉर्डेड वीडियो देखा। सर आप v का टर्म में क्यों नहीं रखे सर? चेंज इन वेलोसिटी क्यों क्यों? बेटा क्योंकि असली में आपको ना वेरिएबल मास सिस्टम को पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स बनाए थे भैया। वो जो डीएम मास है उसका मोमेंटम में चेंज निकाल लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नीचे है तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा आपके सिस्टम पे? यस सर। इसलिए तो माइनस म्यू है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यू की तरफ है, तो आपके कैपिटल एम पे ये उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, राइट। यस सर। रॉकेट प्रोपल्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये वाला जो टॉपिक है इसको भी खत्म कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। बेटा वेरिएबल मास सिस्टम बचा है जिसमें रॉकेट प्रोपल्शन के अलावा 2 क्वेश्चंस और होंगे, उसका इंपल्स एंड कोलिजन बचा, ठीक है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूरा हो गया? हाँ
देखो रिकॉइल वेलोसिटी तो हो ही गया, उसमें क्या है, बंदूक की गोली चलाते रहो, पीछे पड़ते जाओ। ओके टॉपिक्स आपके मोस्टली कवर हो गए, आज काफी टॉपिक्स कवर हो गए। मेनली बचा यही आपका जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इम्पल्स एंड मोमेंटम, और सॉरी वेरिएबल मास, फिर इम्पल्स मोमेंटम, सॉरी इम्पल्स एंड कोलिजन। ओके, ओके इतने ही टॉपिक बचे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये अपन ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच जाएंगे, पूरा एंड तो नहीं कर पाएंगे बट ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच जाएंगे। उसके अगली क्लास में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि उस क्लास में मेरे पास करीब 45 मिनट के ऊपर बच जाते हैं, तो जो मैंने टॉपिक छुड़वाया ना, उसके कम से कम 2-3 क्वेश्चंस में करवा दूंगा, ठीक है। ओके तो 4 क्लास में आपका कम से कम, मतलब अगली 2 क्लास में आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा आपके एटलीस्ट स्कूल के एग्जाम के लिए। सिर्फ अपने को थोड़े बहुत सेंटर मास के डेरिवेशन बच जाएंगे, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो स्कूल में इस सेंटर ऑफ मास के साथ रोटेशनल मैकेनिक्स सब मिलता है। हाँ, और अगली क्लास में हम लोग तो स्कूल का अलग ही है सर, हम लोग का तो एक दिन में हो जाता है। हाँ, क्या करेंगे। सर हम लोग को जब सर आप ऑफलाइन ये मुझे ठीक स्टार्ट से होगा कराएंगे। सर इसमें सर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा, मतलब सर सर ऑफलाइन की सर रिकॉर्डिंग, एनी हाउ अगर पीछे कैमरा लगा के रिकॉर्ड हुआ तो सर, क्योंकि कैमरा लगाना नहीं होता है, रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट दिया था बस तो प्लीज कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर पिछले साल वाली रिकॉर्डिंग में दूंगा। सर 1 नवंबर से हम लोग का स्कूल खुल रहा है सर, शायद। 1 नवंबर से यस सर शायद। तो अभी, लेकिन वो तो दुर्गा पूजा के बाद खुलना है, दुर्गा पूजा की 15 नवंबर तक है ना। यस सर पर सर नेक्स्ट वीक से तो कोचिंग खुल रहा है ना। हाँ, सर वो तो 50% वगैरह तो सब आएंगे। दुर्गा पूजा तो अक्टूबर को खत्म हो जाए, फिर नवंबर तक क्यों वेट करेंगे लोग। ठीक है, जो भी है। हाँ, क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप। हेलो, कोई कुछ सर आप टाइमिंग कब का रखेंगे।